हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश सर। आज मैं आप लोगों को विज्ञान का ही एक पार्ट जीव विज्ञान के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम आप लोगों को विज्ञान चैप्टर के वैसे पार्ट को पढ़ाऊंगा जिसको जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे बायोलॉजी कहा जाता है। इन जीव विज्ञान के जनक या पिता की बात करें तो यूनान देश के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था अरस्तु। क्या था? अरस्तु। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। अरस्तु के गुरु की बात करें तो इनके गुरु जो हैं उनका नाम था प्लूटो। और प्लूटो के गुरु की बात करें तो प्लूटो के गुरु जो थे सुकरात थे। क्या थे? सुकरात। तो आपको मात्र यहीं से पूछता है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक जो है कौन है? अरस्तु है। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान देश के रहने वाले थे। तो आज जो है हम आपको क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर, जिसमें पहला पाठ है, पाठ नंबर जो पहला है इसका है टॉपिक जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम पोषण। तो आज हम जैव प्रक्रम और पोषण पर बात करेंगे। जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, इसका ही जिक्र करेंगे। और यह जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और सबसे अधिक मार्क्स इसी नंबर से आता है एग्जाम में। और सबसे लंबा भी चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज मैं आप लोगों को जैव प्रक्रम और पोषण पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तो आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से सुनिएगा, किसी तरह से समस्या नहीं होगी। तो बिना विलंब करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए आपको तक पहुंच सके। चलिए तो हम डायरेक्ट जो है स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। आपका टॉपिक जो है जैव प्रक्रम पोषण। तो हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैव प्रक्रम उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत सभी जीवों का सुरक्षा होता है, सभी जीवों को रक्षा किया जाता है। चाहे कितने भी छोटे छोटे जीव हो, सभी जीवों को रक्षा किया जाता है, उसे ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनके अंतर्गत जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब एक शब्द आ रहा है अनुरक्षण। अनुरक्षण है क्या? अनुरक्षण के बारे में हम लोग समझेंगे। अनुरक्षण कहने का मतलब है अनुरक्षण। इसका अर्थ होता है अनु मतलब छोटा, आरक्षण मतलब रक्षा। यानी छोटी से छोटी चीज को रक्षा करना ही अनुरक्षण करता है, उसी को अनुरक्षण कहते हैं। चाहे जीव कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे वातावरण में सुरक्षा प्रदान करना ही अनुरक्षण कहलाता है।
चलिए इसकी परिभाषा हम लिखते चले। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, जैसे वे सारी क्रियाएं आप लोग भी लिख सकते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके अंतर्गत वे सारी क्रियाएं जिनके अंतर्गत जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रकरण कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके अंतर्गत जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रकरण कहते हैं। अर्थात वे सारी क्रियाएं जिससे जीव को रक्षा किया जाता है, जीव को बचाया जाता है, चाहे जितना भी छोटी छोटी क्रियाएं हो, वो सभी क्रियाएं जो जीवों को रक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब बात आती है कि जैव प्रक्रम की प्रकार कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब हम बात करते हैं जैव प्रक्रम की प्रकार। जैव प्रक्रम की प्रकार की बात करें हम लोग, तो इसके अंतर्गत जैव प्रक्रम में आ जाता है आपका पोषण। आप सोच रहे हो पोषण कैसे आएगा? बाबू समझेगा कि जीव तभी जिंदा रह सकता है जब वह भोजन करेगा, भोजन ग्रहण करेगा। तो भोजन जो ग्रहण किया जाता है वही विधि तो पोषण कहलाता है। तो अर्थात जीव को जिंदा रहने के लिए पोषण भी जरूरी है। दूसरा बात करें हम लोग, तो इसके अंतर्गत आ जाता है श्वसन। कहने का मतलब है जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का जो विखंडन होता है वो श्वसन के माध्यम से होता है। अर्थात जो भी हम भोजन करते हैं तो भोजन जो विखंडन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब विखंडन होकर जो एनर्जी प्राप्त होता है वो श्वसन क्रिया में होती है। अर्थात श्वसन अगर नहीं रहेगा, श्वसन अगर शरीर में नहीं होगा, श्वसन की क्रिया सांस आदमी नहीं लेगा तो आदमी मर जाएगा, जीव मर जाएगा। इसलिए श्वसन भी जरूरी है। उसके बाद परिवहन क्या आता है? परिवहन की बात करें तो बाबू जो आदमी खाना खाएगा, जो जीव खाना खाएगा, उपयोगी पदार्थ को खाएगा, तो उसका पाचन क्रिया हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है। सभी कोशिकाओं तक ऊर्जा का परिवहन होता है। जैसे बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो वायुमंडल में रहता है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? तो हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? तो रक्त में रहता है। तो रक्त जो होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में, पूरे कोशिकाओं में पहुंचा देता है और फिर वहां पर ऑक्सीजन का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और तभी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और फिर श्वसन के माध्यम से बाहर कर देते हैं। अर्थात परिवहन भी जरूरी है। उसके बाद बात हम लोग करते हैं उत्सर्जन। अब बताओ, कोई जीव केवल खाना खाएगा, ठीक है, एनर्जी प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा। खाना खाते जाए
तो खाना खाने के बाद जो एनर्जी प्राप्त होता है, जो पदार्थ का विखंडन होता है, उपापचयी क्रिया होती है, तो उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप बेकार पदार्थ भी बनते हैं, मल मूत्र भी बनते हैं। तो मल मूत्र का बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब तुम लोग समझ रहा होगा कि कोई ऐसा जीव नहीं है जो अपना मल मूत्र का त्याग नहीं करता है, इसलिए उत्सर्जन भी उपयोगी है। फिर होता है प्रजनन। प्रजनन, इसके माध्यम से क्या होता है कि जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। जीव जो है अपनी जनसंख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। अब जो है इसी में पहला जो है पोषण, पोषण के बारे में हम लोग बताएंगे। अब हम लोग जानेंगे पोषण के बारे में। आपसे प्रश्न यहां पर इस तरह पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन जैव प्रक्रम में नहीं आता है? निम्नलिखित में कौन जैव प्रक्रम में नहीं आता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है और आपसे यहां पे 4 गो ऑप्शन देगा और यहीं पे पूछ देगा आपको आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला है, आगे ना पकड़ा जाएगा। आपको 3 सही 1 गलत दिए हुए रहेगा। प्रश्न पूछा भी गया है, ये भी समझ गए आप लोग। अब हम लोग जो है चलेंगे पोषण पे। पोषण क्या है, पोषण की बात करेंगे हम लोग। पोषण है तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पोषण की, कि पोषण क्या है। पोषण देखते हैं देहाती भाषा में ढेर लोग कहते हैं कि तुमको तो पोष पाल के हम ही बड़ा किए हैं, अर्थात खिया पिया के। तो खान पान जो जीव करता है, जिस विधि के माध्यम से करता है, उसी को तो पोषण कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि पोषण की बात करें तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर, अब पोषक तत्व है क्या? पोषक तत्व की बात आ रही है, पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व के मतलब होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन, ये सब पोषक तत्व में आते हैं। तो इसका उपयोग करता है और जब उसका पाचन हो जाता है, और पाचन होने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त होता है, उसी को तो पोषण कहते हैं। अब बात आती है कि पोषण क्यों जरूरी है? पोषण क्यों जरूरी है? तो पोषण जरूरी है जब आदमी खाना खाता है, कोई भी जीव बाबू खाना खाता है, तो खाना किस लिए खाया जाता है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब आपसे पूछ दे कि ऊर्जा किस लिए प्राप्त किया जाता है? जीव जो है, जीव खाना जो है, भोजन किस लिए करता है? भोजन किस लिए करता है? तो भोजन जो करता है किस लिए? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए। अब आपसे पूछे जीव को ऊर्जा किस लिए चाहिए, तो आप लोग जानते होंगे कि ऊर्जा जो है वो जीवों को शक्ति प्रदान करता है, कार्य करने की क्षमता देता है, और शरीर को, जीव के शरीर को बढ़ने और दिमाग को, मानसिक शक्ति को विकास के लिए पोषक जरूरी होता है, पोषण जरूरी होता है, पोषक तत्व जरूरी होता है। आपसे पूछ दे कि पोषण क्या है, आपसे पूछे कि पोषण क्या है, तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। मतलब कोई जीव है
वो भोजन को खाया और खाने के बाद उसका पाचन हुआ और पाचन जब कर लिया ऊर्जा की प्राप्ति हुआ, इसी को तो पोषण कहते हैं। अब बोला कि अब कोई बोलेगा कि ऊर्जा क्यों जरूरी है, तो ऊर्जा जरूरी है शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए। ऊर्जा क्यों जरूरी है? शारीरिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए। शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और किस लिए? मानसिक विकास। मानसिक विकास आपसे पूछ सकता है कि पोषण क्यों जरूरी है, तो आप लोग बोलिएगा कि जीवों को शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास के लिए पोषण जरूरी है। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि पोषण है क्या। तो पोषण के बारे में हम लोग जानेंगे, पहले लिख लेते हैं उसका परिभाषा। आप लोग भी लिखिएगा, प्रश्न बनाना चाहे तो बना सकते हैं। पोषण क्या है? पोषण क्या है? उत्तर में लिखिएगा वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे? पोषण कहते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। अब बात आती है कि पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व क्या है, इसके बारे में तो जान लेते हैं। तो पोषक तत्व क्या है, अगर इसका परिभाषा पूछ दे तो आप लोग इसको दे सकते हैं परिभाषा के रूप में कि वह पदार्थ जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। अर्थात इस प्रकार लिख दीजिए आप, वह पदार्थ जिसको जीव ग्रहण कर जिंदा रहता है पोषक तत्व कहते हैं, यही ठीक रहेगा। वह पदार्थ जिसको जीव ग्रहण कर जिंदा रहता है उसे पोषक तत्व कहते हैं। या इस प्रकार की परिभाषा इसको दे सकते हैं, जीव जिंदा रहने के लिए जिस पदार्थ को खाता है उसे पोषक तत्व कहते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। अब बात आती है कि पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व में जितना ज्यादा पोषक तत्व का उपयोग करेगा उसकी शारीरिक विकास और मानसिक विकास उतना ही ज्यादा होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर लिख सकते हैं। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार लिख के डैश देंगे। अब इसका मतलब हुआ कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और परपोषण, इसको हम लोग लिख लेंगे। पहला क्या होता है? स्वपोषण। स्वपोषण इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोफी। इसको क्या बोलते हैं?
ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। दूसरा होता है परपोषण, परपोषण, परपोषण। इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ट्रॉफिक। स्वपोषण और परपोषण। अब हम लोग जानेंगे कि स्वपोषण क्या है बाबू और परपोषण क्या है। तो आप लोग निचले कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे होंगे, स्वपोषण वैसे जीव वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, और वह विधि या वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं अर्थात दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषण कहते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, और नहीं तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग पहला जो देंगे पॉइंट लिखेंगे स्वपोषण, स्वपोषण लिख के डैश देंगे। स्वपोषण क्या है तो लिखेंगे वैसी पोषण, वैसी पोषण जिसमें, वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। चलिए इसको परिभाषा लिख देते हैं। वैसी पोषण, वैसी पोषण जिसमें जीव, जिसमें जीव अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, करते हैं उसे पोषण कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। समझेंगे हम लोग। कहता है वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे पोषण कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि स्वपोषण जो हुआ जिसमें जीव जो होता है अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, अपने ही बना लेता है, उसी को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। अब इसमें पूछ देता है एक स्वपोषी जीव। क्या पूछता है? स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव। अब ढेर क्या करता है स्टूडेंट, एग्जाम में पूछता है स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, डिफाइन क्या करता है कि स्वपोषण क्या है। स्वपोषण और स्वपोषी जीव में अंतर है बाबू। स्वपोषण विधि है, स्वपोषण विधि है, और जो उस विधि के माध्यम से भोजन करता है उसको स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे भारत क्या हुआ बाबू? देश। भारत क्या हुआ? देश। अगर समझना है तो इस तरह समझिए, भारत क्या हुआ? देश हुआ।
अब आपसे पूछ दे कि भारतीय, तो भारतीय का मतलब यह हो रहा है, देश का अनुमान हो रहा है कि भारतीय जो भारत में लोग रहते हैं। भारतीय का मतलब जो भारत में लोग रहते हैं। अब भारत का मतलब क्या हुआ, देश। उसी प्रकार स्वपोषण विधि है, और स्वपोषी जीव जो है इसके माध्यम से, इसी के विधि से, इसी के प्रक्रिया से भोजन करता है, उसे हम लोग स्वपोषित जीव कहते हैं। अर्थात आपसे पूछ दे कि स्वपोषित जीव क्या है, तो हम लोग इस रूप में बता सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वपोषण के माध्यम से करता है, उसे हम लोग स्वपोषित जीव कहते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसी जीव जो अपना भोजन स्वपोषण के माध्यम से करता है, वैसी जीव जो अपना भोजन स्वपोषण के माध्यम से करता है, उसे स्वपोषित जीव कहते हैं। अब बात आती है कि स्वपोषित जीव होता कौन है, कौन ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तब इसमें हम लोग कह सकते हैं हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। अब बात आती है, ढेर लोग बोलते हैं पेड़ पौधे, नहीं बाबू गलत हो जाएगा, क्योंकि पेड़ जब कट जाती है, सूख जाती है, मर जाती है, फिर भी वह पेड़ ही कहलाती है। तो हरे पेड़ पौधे मतलब जिंदा हो, उसमें जीवन हो, और जीवन हो साथ ही साथ उसको कैसा हो, हरा हो, मतलब उसमें क्लोरोफिल हो। हरा क्यों होता है उसकी पत्तियां, तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल नामक प्रोटीन के कारण जो होता है पत्तियां हरी होती है। ये सब का चर्चा हम करेंगे जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, तो उसके में उसी चैप्टर में हम लोग बताएंगे, इसी चैप्टर में है। अब जो है हरे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषित जीव कहते हैं। अर्थात आपसे स्वपोषित जीव के बारे में पूछे तो आप यह भी कह सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है, उसे स्वपोषित जीव कहते हैं। पेड़ पौधे के छोड़ाकर जितने भी जीव हैं वो सब परपोषी में आते हैं, केवल हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वही क्या होते हैं, स्वपोषित जीव में आते हैं। घास वगैरह जो होता है स्वपोषित जीव में आते हैं। चलिए स्वपोषण जो आप लोग समझ गए होंगे, उसका परिभाषा भी लिख दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं परपोषी का। परपोषी क्या है, इसमें जैसे में आप लोग लिख सकते हैं क्या, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, देखिए बाबू आप लोग को किसी तरह से समस्या नहीं होगी, ये मेरा पूरा गारंटी है। बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट हम बताते जाएंगे और लिखते जाएंगे। फिर भी यदि आप लोग को लगे कि सर यहाँ पर ये चीज और होना चाहिए था, हमको बुक में ये प्रश्न नहीं बन रहा है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपको बताया जाएगा। दूसरा जो है परपोषण, 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 पर देखिए पर का मतलब है पराया, पराया मतलब दूसरा, स्व के मतलब है अपना, मतलब जो
जीव अपना भोजन, जो जीव भोजन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहेंगे? स्वपोषण। और परपोषण वो वैसा पोषण जिसमें जीव, पराया का मतलब दूसरा, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। दूसरे जीव पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। उसी को परपोषण कहते हैं। पर मतलब पराया, पराया मतलब दूसरा। तो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसी जीव को तो परपोषित जीव कहते हैं। फिर समझिएगा, वैसी पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। अब इसमें के जो जीव रहेगा वो किस पर निर्भर रहेगा? तो पेड़ पौधे पर रहेगा, स्वपोषण पर रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे परपोषण क्या है। तो परपोषण को अब हम लोग परिभाषा लिखते हैं। हम ही नहीं लिखेंगे, आप लोग भी लिखिए। परपोषण क्या है? तो वैसी पोषण लिखिएगा, वैसी पोषण, वैसी पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, वैसी पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? परपोषण कहते हैं। वैसी पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वैसी पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे परपोषण कहते हैं। दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे परपोषण कहते हैं। अब जैसे मैं बात कर, अब आपसे पूछेगा कि परपोषी जीव क्या है? परपोषण विधि तो समझ गए। अब इसी में पूछेगा परपोषी जीव क्या है? तभी तो हम बताए ऊपर में कि वैसी जीव जो अपना भोजन परपोषण के माध्यम से करेगा तो परपोषी जीव। वैसी जीव जो अपना भोजन परपोषण के माध्यम से करेगा तो परपोषित जीव। स्वपोषण के माध्यम से करेगा तो स्वपोषी जीव कहेंगे उसको। जैसे कि बात करें इसमें हम लोग, जैसे मानव, पशु, जंतु, पक्षी, ये सब किस में आ जाएगा? परपोषण में आता है। किस में आता है? परपोषण में। आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। वैसी पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग भी लिख लिए होंगे। यदि समस्या है स्वपोषण और परपोषण से तो आप कमेंट कर सकते हैं। समस्या नहीं है तो परीक्षा में धड़ाधड़ लिखना है और अपने साथ साथ हम लोग को भी नाम रोशन करना है। चलिए अब टॉपिक जो है लिखेंगे
कि परपोषण के प्रकार, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण हेटेरोट्रॉफिक, परपोषण के प्रकार, परपोषण के प्रकार। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी संपरपोषण। तो हम लोग बारी बारी से इसको समझेंगे। पहला क्या है? मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। अब हम लोग समझेंगे कि मृतजीवी पोषण का मतलब क्या होता है। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? देखिए, जो वर्ड है, जो शब्द है, परिभाषा यहीं पे रहता है। परिभाषा जो है वर्ड से निकालने का कोशिश करिए, शब्द से निकालिए। मृत अजीव, मृत मतलब मरा हुआ, अजीवी मतलब जीव, मतलब वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। अब मरे हुए जीव जंतु से कोई भी जीव भोजन क्या करेगा बाबू? तो भोजन जो होगा वह चाहे कार्बनिक पदार्थ होगा या अकार्बनिक पदार्थ होगा, इसके अलावा तो कोई पदार्थ तो खाएगा नहीं। मतलब अगर शुद्धिकरण करना चाहे तो इसको परिभाषा इस रूप में दे सकते हैं, वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं से कार्बनिक तथा अकार्बनिक के रूप में करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। मतलब मरे हुए जीव जंतु से, मरे हुए जीव जंतु से, जिसमें जीव मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी परपोषण कहते हैं। तो समझेंगे कि मरे हुए जीव जंतु से कौन भोजन करता है? कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। चलिए पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं, आप लोग भी लिखिए। मृत जीवी पोषण क्या है? लिखेंगे वैसी पोषण, वैसी पोषण, वैसी पोषण जिसमें जीव, जिसमें जीव, जिसमें जीव अपना भोजन, अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क, अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क या साथ में रहकर, दूसरे जीव के, वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं से, मरे हुए जीव जंतुओं से करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मृत जीवी पोषण कहते हैं। वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं से करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मृत जीवी पोषण कहते हैं। मरे हुए जीव जंतुओं तथा पौधे भी कर दीजिए, पौधे भी आ जाएगा, है ना। पौधे से अपना भोजन करता है, उसे क्या कहते हैं?
मृतजीवी पोषण करते हैं। वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं तथा पौधे से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं तथा पौधों से प्राप्त करता है, उसे परपोषण कहते हैं। मतलब मरा हुआ जीव है, उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, परपोषण कहेंगे। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मशरूम, ठीक है, ये सब जो है मृतजीवी पोषण में आता है, जो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए इसको लिखिएगा। आगे हम लोग जो है दूसरा लिखेंगे, इसमें परजीवी परपोषण। परजीवी परपोषण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण के बारे में जानेंगे। कहने का मतलब है परजीवी परपोषण या परजीवी पोषण एक ही बात है। चलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा एग्जाम में, लिख देते हैं परजीवी पोषण। तो परजीवी मतलब दूसरे जीव के साथ में, पर मतलब पराया, पराया छोड़ना नहीं है, पर मतलब पराया, दूसरे जीव के साथ में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को तो परजीवी पोषण कहते हैं। यानी वैसी पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के साथ में या संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी परपोषण या परजीवी पोषण कहते हैं। चलिए इसको परिभाषा लिखते हैं। वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, दिखाई नहीं देगा तो हम बोलते जा रहे हैं, अपना भोजन दूसरे जीव के साथ या संपर्क में रहकर भोजन प्राप्त करता है। वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के साथ या संपर्क में रहकर प्राप्त करता है, उसे परजीवी परपोषण कहते हैं। उसे परजीवी परपोषण कहते हैं। मतलब वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के साथ या संपर्क में रहकर प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। समझिएगा इसको बढ़िया से। जैसे आप लोग मच्छर को देखें, मच्छर का भोजन क्या होता है, वो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसको जब भी खाने का मन किया, किसी जीव पर गया, बैठ गया, चूसा, निकल गया।
मच्छर किससे करता है? दूसरे जीव से। खटमल के नाम आप लोग सुने हैं? खटमल, खटमल जो रुस्सी कहते हैं ना, खटमल कहने का मतलब है कि चौकी में या खाट में रहता है, उस पर आदमी सोता है और उसमें से खून चूस लेता है, यानी दूसरे जीव के साथ में रहकर अपना भोजन प्राप्त किया। इसमें भी आ जाएगा कवक। अमरबेल देखे हैं? अमरबेल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अमरबेल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण आखिर इसमें वृद्धि कैसे होता है? देखते होंगे किसी भी पेड़ पौधे पर अमरबेल को फेंक दीजिए, जिसको अमरलता कहते हैं, बहुत ही जकड़ जाता है, फैल जाता है, बहुत जल्द फैल जाता है। ये क्या करता है कि जिस पेड़ पे इसको फेंक दीजिएगा, जिस पेड़ पौधा पर फेंक दीजिएगा, तो जो पेड़ पौधा भोजन बनाएगा उसी के भोजन में से अपना भोजन कर लेता है। परिणाम यह होता है कि अपने तो बहुत जल्दी विकसित हो जाता है और पेड़ पौधे बेचारा दुबला जाता है, मतलब पतला हो जाता है। अब बताओ बाबू, आप लोग को, आपको डेली प्रतिदिन केवल काम करने के लिए कहा जाए अब आधा पेट खाना खाइएगा, तो क्या हालत होगा? दुबला पतला तो हो जाएगा ना। तो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, अमरबेल क्या करता है, अपने खा जाता है, वह जो है पेड़ पौधा आधा पेट रह जाता है। यही कारण है कि जिस पेड़ पौधा पर अमरबेल को फेंक दीजिएगा वह पेड़ पौधा चाहे तो सूख जाएगा, चाहे उसका वृद्धि रुक जाएगा। तो ये सब जो है परजीवी पोषण के अंतर्गत आता है। जैसे मच्छर, खटमल, कवक, मच्छर के भी देखते हैं अपना भोजन ही बनाता है, गैस जलाया, चूल्हा जलाता है, दाल भात देखा बनाते। ये क्या करता है कि कोई भी आदमी है या कोई भी जीव है, बैठा, उस पर बैठा और खून चूसा निकल दिया। यानी इसका मतलब हुआ कि परजीवी पोषण उसे कहते हैं, परजीवी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीव के साथ या संपर्क में रहकर करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। यानी दूसरे जीव के साथ में रहकर भोजन करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आया? चलिए इसको देखिएगा, आप लोग भी लिख लिए होंगे। इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ लिए, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग। इसका पर पोषण के तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है प्राणी संपर्पोषण। क्या होता है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण कहिए या परपोषण कहिए। प्राणी संपोषण का मतलब होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में करता है, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड। जीव वैसा होना चाहिए जो भोजन करता है कैसा? ठोस के रूप में या तरल के रूप में। उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। मतलब इसको शुद्धिकरण किया जाए, वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। अब आप लोग बताइए कि कौन ऐसा जीव है जो ठोस और तरल रूप में भोजन करता है? मानव, जंतु, पक्षी, पशु। एक कोशिकीय जीव की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम,
यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब जो जीव है वो अपना भोजन प्राणी संपोषण के माध्यम से करेगा। तब यहां पर आपसे पूछ देगा कि प्राणी संपोषित जीव क्या है, तो वैसी जीव जो अपना भोजन प्राणी संपोषण के माध्यम से करेगा प्राणी संपोषित जीव कहेगा। जैसे मानव, जानवर, पक्षी, कवक, अमीबा, प्राइमेसियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। चलिए इसको हम लोग परिभाषा लिखते हैं और आप लोग भी लिखिए। वैसी पोषण अगर दिखाई नहीं देगा तो हम बोलते जा रहे हैं। वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है उसे कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, प्राणी संपोषण वैसी पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं और इस प्रकार के जीव को प्राणी संपरपोषी जीव कहते हैं। जैसे कि बात करें तो आ जाएगा इसमें मानव, पक्षी, पशु, जंतु, जो भी छूटा हुआ रहेगा। अब बात करें एक कोशिकीय जीव में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और लिखिए क्लेमाइडोमोनास, समझ गए? क्लेमाइडोमोनास ये सब जो है ये सब क्या हो गया? प्राणी संपोषी जीव हो गया। क्या हो गया? प्राणी संपोषी जीव हो गया। ठीक है, अब जो है लिख लिए होंगे, लिख लीजिए थोड़ा सा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्या बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? आपका स्वपोषण परपोषण सब खत्म हो गया। बाबू परजीवी पूछा गया था, परजीवी जो प्रश्न है वो पूछा गया था और एक प्रश्न और आया था 2015 में कि प्राणी संपोषण क्या है। प्राणी संपोषण क्या है बताया है हम। अब जो है प्रश्न है, टॉपिक देके लिखिएगा, इसमें पॉइंट देके प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। इसको इंग्लिश की बात करें तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और पानी पी लेते हैं।
चलिए हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है, जनरली तौर पर इसकी बात करें हम लोग तो प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं स्वपोषण, स्वपोषी जीव अपना भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा बनाता है उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि जीव जो है स्वपोषी जीव अपना भोजन जिस क्रिया द्वारा बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये सब जो परिभाषा हुआ किसी के सामने पूछे तो ठगने वाला परिभाषा। कैसा परिभाषा हुआ? ठगने वाला, मतलब कह के शॉर्टकट निकल दिए। समझ गए? प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि कैसे उसका परिभाषा कैसे रूप में हम लोग निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने का मतलब है, मान लिया जाए कि ये आपका सन है। क्या है? सन है। ध्यान से देखिएगा, और यहां जो है आपका ये पौधा है, बाल्टी है। फिगर पर नहीं जाइएगा, टेढ़ हो सकता है, आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। चलो दुए को पत्ता बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? सॉइल, मिट्टी, खनिज लवण, ये सब आता है। ये आपका सन हो गया। तो यहां से जो है आपका मिट्टी में ही क्या रहता है? H2O। क्या रहता है? H2O। तो H2O जो होगा कहां जाएगा? तो पत्तियों में। तो पत्तियों में जब H2O जाएगा, चलिए पत्ती में H2O चल गया। H2O मतलब जल। अब वायुमंडल में हवा है, तो हवा कई गैसों का मिश्रण है, तो उसी में से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेगा, CO2 ले लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश कहां आएगा? इस पत्ती पे आएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं सनलाइट। सूर्य का प्रकाश, देखिए सूर्य जब है यहां पर फिगर ऊंचा होगा तो ये जो उसका प्रकाश कहां पड़ेगा? किरण जो है सूर्य का जो प्रकाश पड़ेगा किस पे पड़ेगा? पत्ती पे। सूर्य का जो है विकिरण जो है पत्ती पर पड़ेगा, पौधे का पत्ती पर। तो यहां पे सनलाइट हो गया। अब जो है पत्तियां हरी होती है। क्यों हरी होती है? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब पत्तियां हरी होती है, इसका मतलब है कि इसमें क्लोरोफिल होता है। सॉरी, इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक प्रोटीन है। तो क्लोरोफिल रहने के कारण है कि पेड़ पौधे जो होते हैं हरे होते हैं। अब यहां पर क्लोरोफिल लिख देते हैं। देखिएगा बाबू, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, मिट्टी से जल जा रहा है और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहा है, तब इसमें होगा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया होगी। और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? तो C6H12O6 और प्लस में O2 गैस निकलेगा और H2O निकलेगा। इसको अगर हम लोग संतुलन करें तो इस प्रकार हो सकता है। हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर कि हरे पेड़ पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश,
तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में जिस क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से समझिएगा, परिभाषा अपने से बनाना है। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में जिस रासायनिक क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश मतलब वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में जिस रासायनिक क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? ठगने वाला क्या परिभाषा हुआ कि हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये हो गया ठगने वाला परिभाषा। अगर बढ़िया से देना चाहे तो हरे पेड़ पौधे, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो हो गया आपका क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण का फिगर भी हो गया। समझ गए? अब हम लोग लिखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा हम लोग निकाले हैं उसका ही परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। क्या निकाले परिभाषा? तो परिभाषा हुआ इसका हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, 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 सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तथा तथा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के उपस्थिति में, उपस्थिति में, उपस्थिति में पत्तियों में, पत्तियों में भोजन, भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रक्रिया द्वारा द्वारा बनता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में पत्तियों में भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा बनता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बताइए किसी तरह समस्या हुआ? परिभाषा आपने नहीं निकला। अब इसका समीकरण की बात करें तो समीकरण क्या होगा बाबू? CO2 H2O क्लोरोफिल, चलिए प्रकाश संश्लेषण लिख देते हैं। सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट, सनलाइट, क्लोरोफिल, अगर दिखाई नहीं देगा तो बोल दे रहे हैं क्लोरोफिल क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस और प्लस H2O जल,
इसको क्या कहते हैं, इसको ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज, इसको ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन गैस। आइए हो गया क्या चीज, जल। क्या हो गया, जल हो गया। इसको भी समीकरण संतुलन कर लेते हैं। अब ये हो गया आपका समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल रासायनिक क्रिया द्वारा C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O, मतलब ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस और जल। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में भाग क्या ले रहा है। प्रकाश संश्लेषण में क्या भाग ले रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भाग ले रहा है, जल भाग ले रहा है, सूर्य का प्रकाश भाग ले रहा है, क्लोरोफिल भाग ले रहा है। इसके बावजूद रासायनिक क्रिया के बाद, प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या बन रहा है, तो ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रहा है और जल का निर्माण होता है। अब आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं, या प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है, जरूरी होती है। तो कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल। अब आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के बाद किस चीज की प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ऑक्सीजन गैस को प्राप्ति होती है और जल की प्राप्ति होती है। अब आपसे पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन से कार्बनिक पदार्थ की प्राप्ति होती है, तो कार्बनिक पदार्थ मतलब कार्बन मिला हुआ। इसमें किसमें कार्बन मिला हुआ है, ग्लूकोज में ना। तो आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन से कार्बनिक पदार्थ की प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज। यह जो है प्रश्न डिप्लोमा में पूछा गया है और आपका जो है 2016 में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो प्राप्त होता है उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। उप उत्पाद के रूप में जो है, उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑक्सीजन जो है उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब ये जो हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण के समीकरण हो गया। आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को लिखे, तो प्रकाश संश्लेषण के समीकरण ये हो गया आपका, प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को लिख देंगे। अब आपसे पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हरे पेड़ पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज का प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में पत्तियों में भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा बनता है, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर अति लघु में पूछे, एक नंबर में पूछे, तो लिख दें कि हरे पेड़ पौधे, ठगने वाला परिभाषा, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया द्वारा बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए तो इसको आप लिखिए एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको बोल देते हैं फिर से हम 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जो है आपसे पूछेगा
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस अंग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधे के किस अंग में होती है, तो पत्तियों में होती है, पत्तियों में होती है। अब आपसे पूछेगा कि पत्तियों में क्यों होता है भाई। अब इसमें समझेंगे, पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, पत्तियों में होती है। अब पत्तियों में आप लोग देखिएगा तो रंध्र होता है, महीन महीन छिद्र होता है, रंध्र। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र जो होता है, रंध्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, अस्टोमाटा, रंध्र या अस्टोमाटा, अस्टोमाटा। मतलब पत्तियों में जो छिद्र होता है, पत्तियों में छिद्र को रंध्र या अस्टोमाटा कहते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्यों क्रिया होती है, तो पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अब आपसे पूछ देगा कि पत्तियां के किस भाग में क्लोरोफिल होता है, पत्तियां के किस भाग में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल जो है एक प्रोटीन है। क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक प्रोटीन है, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तियां हरी होती है, क्लोरोफिल के कारण क्या होती है, पत्तियां हरी होती है। अब पत्तियां में एक धातु पाया जाता है, पत्तियां में एक धातु पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम होता है। पत्तियों में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्तियों में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस की मुक्ति होती है, मतलब कौन सी गैस की प्राप्ति होती है, मतलब ऑक्सीजन गैस। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी स्रोत की आवश्यकता होती है, तो 4 स्रोत की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल। ये चारों में से अगर कोई भी एक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ये 4 पदार्थ में से अगर एक भी कोई पदार्थ नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो पत्तियां। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, पत्तियां, क्योंकि इसी में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है, तो पत्तियों में। पत्तियों में धातु कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम होता है। अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण के स्रोत, प्रकाश संश्लेषण के स्रोत, प्रकाश संश्लेषण के स्रोत लिख के भेज दीजिए। कौन कौन है बाबू, तो पहला 4 वो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको कह सकते हैं CO2। दूसरा क्या होता है बाबू, तो दूसरा में होता है जल। क्या होता है, जल, मतलब इसको कह सकते हैं H2O। तीसरा सूरज का प्रकाश, इसको लिख सकते हैं सनलाइट। चौथा क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक प्रोटीन है। क्लोरोफिल चलिए, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है
जरूरी पदार्थ है। अब जो हम बताएंगे, अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों जरूरी है, क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, दो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ऐसे भी लिख, जल तो वाटर इज लाइफ, सब लोग लिख देता है, प्रकाश भी जरूरी होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए दो चीज जरूरी, चार चीज जरूरी होता है। हम लोग अब प्रयोग करके बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चारों स्रोत कैसे जरूरी है, प्रयोग द्वारा सत्यापित करेंगे। तो चलो अब हम लोग सत्यापित करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है कैसे। इसे हम लोग प्रयोग द्वारा देखेंगे, प्रयोग द्वारा सत्यापित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है कैसे। प्रयोग द्वारा दिखाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है कैसे। यह जो प्रश्न है बहुत बार एग्जाम में आया है। आप यदि प्रीवियस प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, तो बहुत बार प्रत्येक एक साल रिपीट करके 5 नंबर में आया है। प्रयोग द्वारा दिखाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है कैसे। तो हम लोग समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है कैसे। इसे प्रयोग द्वारा दिखाने के लिए क्रोटन या कोलियस के एक चित्तेदार पत्ती को लेते हैं। क्रोटन या कोलियस के एक चित्तेदार पत्ती को लेते हैं। क्रोटन या कोलियस के एक चित्तेदार पत्ती को लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको याद नहीं करने पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है कैसे। तो लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा दिखाने के लिए क्रोटन या कोलियस के एक चित्तेदार पत्ती को लेते हैं। चित्तेदार मतलब कहीं कहीं भाग सफेद और कहीं कहीं हरा। मान लिया जाए कि जो बुल्लू है ये भाग हरा है और जो भाग सफेद है वो सफेद है। तो क्रोटन या कोलियस के एक चित्तेदार पत्ती को ले लिए। चित्तेदार पत्ती है, हरा और सफेद है। अब एक पेंसिल के द्वारा हरे वाले भाग को रेखांकित कर लेते हैं। एक पेंसिल के द्वारा हरे वाले भाग को रेखांकित कर लेते हैं। अब इस पत्ती को अल्कोहल या स्पिरिट वाले बर्तन में डाल देते हैं। अब इस पत्ती को अल्कोहल या स्पिरिट वाले बर्तन में डाल देते हैं। अर्थात स्पिरिट वाले बर्तन हो गया, इसमें क्या है तो स्पिरिट है। अब इसी बर्तन को, इस बीकर को वाटर बाथ में डाल देते हैं। उठा के तो वाटर बाथ में पानी भरा हुआ है, उसी में क्या कर दिए, इसको डाल दिए। समझ गए, यही चीज को क्या कर दिए, इसमें डाल दिए। इसको समझाने के लिए हम बनाए थे। अब वाटर बाथ में जब एल्कोहल या स्पिरिट वाले बर्तन को डाल देते हैं, एल्कोहल है इसमें या स्पिरिट कहिए, एल्कोहल या स्पिरिट वाले बर्तन में, इस बर्तन में जब एल्कोहल या स्पिरिट को डाल देते हैं, इसी में पत्ती भी है। अब इस पूरे बर्तन को वाटर बाथ में डाल देते हैं, वाटर बाथ में डाल देते हैं। फिर से समझेंगे हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा दिखाने के लिए क्रोटन या कोलियस के एक चित्तेदार पत्ती को लेते हैं। एक पेंसिल के द्वारा
हरे वाले भाग को रेखांकित कर लेते हैं। अब इस पत्ती को एक एल्कोहल वाले बर्तन में डाल देते हैं। अब एल्कोहल वाले बर्तन को वाटर बाथ में डालकर गर्म करते हैं। वाटर बाथ में डालकर गर्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद पत्ती रंगहीन हो जाती है। पत्ती जो है रंगहीन हो जाती है। जो हरा वाला भाग था वो भी सफेद हो जाता है। इसका मतलब इसमें जो क्लोरोफिल था वो स्प्रिट में घुल जाता है। जब देखें कि पत्ती रंगहीन हो गया तो आग जलाना बंद कर देंगे। अब थोड़ी देर बर्तन को ठंडा होने देंगे। जब बर्तन ठंडा हो जाएगा, बीकर जब ठंडा हो जाएगा, तब पत्ती को निकालकर पेटी डिश में डाल देते हैं। पेटी डिश में डालकर इसमें आयोडीन का सोडियम क्लोराइड का घोल जब इस पे डालते हैं, आयोडीन का घोल डालते हैं, तो हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग नीला हो जाता है जो शुरुआत में हरा था। पत्ती का वह भाग नीला हो जाता है जो शुरुआत में हरा था। अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ, लेकिन सफेद वाले भाग में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं था। इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल आवश्यक है। फिर से देखेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा दिखाने के लिए क्रोटन या कोलियस के एक चीतेदार पत्ती को लेते हैं। क्रोटन या कोलियस के एक चीतेदार पत्ती को लेते हैं। अब एक पेंसिल के द्वारा हरे वाले भाग को रेखांकित कर लेते हैं। अब इस पत्ती को एल्कोहल या स्प्रिट वाले बर्तन में डाल देते हैं। एल्कोहल या स्प्रिट वाले बर्तन को वाटर बाथ में डालकर जल में उबालते हैं। वाटर बाथ मतलब स्नान जो करने वाला होता है, बड़ा डब्बा होता है, टब जैसा, जल में उबालते हैं। तो हम देखते हैं कि पत्ती जो है रंगहीन हो जाती है। अर्थात पत्ती का क्लोरोफिल स्प्रिट या एल्कोहल में मिल जाता है। जब पत्ती रंगहीन हो जाती है तो बीकर को ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर बाद पत्ती को निकालकर पेटी डिश के बर्तन में डालेंगे और इसमें आयोडीन का घोल डालेंगे। सोडियम क्लोराइड का घोल डालेंगे। तो हम देखते हैं कि पत्ती का वह भाग नीला हो जाता है जो शुरुआत में हरा था। अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। पत्ती के इस भाग में मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ, लेकिन सफेद वाले भाग में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हुई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुआ, मंड या स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ,
इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। समझ गए? चलिए ये भी समझ, यहाँ पे पत्ती जो है देखिए आयोडीन में डाला गया तो जैसा पहले था वैसा ही आ गया, मतलब जिसमें क्लोरोफिल था उस भाग में क्रिया हुआ, जिस भाग में क्लोरोफिल नहीं था उस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। चलिए आप लोग लिखिएगा प्रश्न लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल बीच करके हमेशा एग्जाम में आता है प्रश्न। लिखिएगा कि प्रयोग द्वारा दिखाइए कि, प्रयोग द्वारा दिखाएं कि, प्रश्न लिखिएगा प्रयोग द्वारा दिखाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल आवश्यक है कैसे? उत्तर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा दिखाने के लिए, इसे प्रयोग द्वारा दिखाने के लिए क्रोटन या कोलियस के एक चीतेदार पत्ती को लेते हैं। क्रोटन या कोलियस के एक चीतेदार पत्ती को लेते हैं। अब एक पेंसिल के द्वारा, अब एक पेंसिल के द्वारा हरे वाले भाग को रेखांकित कर लेते हैं। हरे वाले भाग को रेखांकित कर लेते हैं। उसके बाद एल्कोहल या स्पिरिट वाले बर्तन में पत्ती को डाल देते हैं। उसके बाद एल्कोहल या स्पिरिट वाले बर्तन में पत्ती को डाल देते हैं। अब एल्कोहल या स्पिरिट वाले बर्तन को, अब एल्कोहल या स्पिरिट वाले बर्तन को वाटर बाथ में डालकर, वाटर बाथ में डालकर जाल में उबालते हैं। जाल में उबालते हैं। थोड़ी देर बाद हम पाते हैं कि, थोड़ी देर बाद हम पाते हैं कि पत्ती रंगहीन हो जाती है। पत्ती रंगहीन हो जाती है। इसका मतलब, इसका मतलब पत्ती का क्लोरोफिल, पत्ती का क्लोरोफिल एल्कोहल या स्पिरिट में घुल गया। एल्कोहल या स्पिरिट में घुल गया। अब जब पत्ती ठंडा हो जाता है, अब जब पत्ती ठंडा हो जाता है तो पत्ती को निकालकर, पत्ती को निकालकर पेटी डिश में डाल देते हैं। पेटी डिश में डाल देते हैं। इसके बाद
इसके बाद आयोडीन के घोल को पत्ती पर छिड़कते हैं। आयोडीन के घोल को पत्ती पर छिड़कते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग नीला हो जाता है। पत्ती का वह भाग नीला हो जाता है जो शुरुआत में हरा था। अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। अर्थात इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। लेकिन पत्ती के सफेद वाले भाग में कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या मंड या स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। अतः इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, इसको उतार लीजिए। एक ही लाइन होगा। ये क्या है? जल है। एक ही जैसा नहीं बनाइएगा, इसमें बड़ा बड़ा बनाइएगा। ये जल है, इसमें क्या है? इसमें जो है जल है, और इसमें क्या है? स्प्रिट है। ये पत्ती का क्या हुआ? मूल भाग, क्रोटन या कोलियस के चीतेदार पत्ती। कैसा पत्ती? चीतेदार पत्ती। क्या है? चीतेदार पत्ती है। ये पेटी डिश है, इसमें आयोडीन का घोल है। आयोडीन का घोल। चलिए इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी इस प्रश्न को बनाइएगा उसके बाद फिगर जरूर देना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रयोग द्वारा दिखाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है कैसे, पहले इसको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उसको बताते हैं।